गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों आज तो मेरा जूम बहुत हैंग करेगा थोड़ा। ठीक है, तो थोड़ा आपको बियर करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ क्यों हैंग करेगा। वो आदत नहीं रही ना उसको इतने बच्चों को देखने की। मैं तो ऑलमोस्ट पिछले 2 महीने से सिंगल डिजिट बच्चों की क्लास ले रहा हूँ, 5 बच्चे 7 बच्चे। तो पता नहीं अब कैसे चलेगा जूम। तो बताओ बच्चों, तैयारी ठीक चल रही है। लिख दो यार, यस नो, इतनी देर बाद क्लास लगा रहे हो, इतना तो कर ही सकते हो। निखिल, आपका पेपर कैसा हुआ? निखिल देव गोयल। ओके, चलो ठीक है बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला जो पोर्शन है उसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसमें बच्चों आपको ख्याल होगा हमने बार मैग्नेट वाला पार्ट तो पहले पढ़ ही लिया था। अब हम बात करेंगे बाकी पार्ट की। ठीक है, जो एक थोड़ा सा पार्ट है जो बचा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको समझने के लिए हम इस तरीके से बात करेंगे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, हमें ये पता है कि जैसे हम कहते हैं कि अगर हमने लेटर से एक आयरन पीस को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो वो आयरन पीस मैग्नेटाइज हो जाता है ना। तो हम उन लाइंस पे कुछ प्रॉपर्टीज बनाना चाहेंगे इसको माइंड में रखते हुए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो जैसे आपको याद होगा कि जब हमने पहले पढ़ा था तब तो हमने सिर्फ बार मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि बार मैग्नेट इज अ नेचुरली अकरिंग मैग्नेट, राइट। अभी भी हम बात तो नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स की ही करेंगे, बट उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम कुछ और टर्म्स बना रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों माइंड में यही एग्जांपल रखना कि जैसे मान लो यही कि मैंने एक आयरन पीस लिया। ठीक है, और उसको हमने एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया।
तो एक iron piece gets magnetized when placed in external field. ठीक है बच्चों, तो हम इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो बच्चों है तो ये मैग्नेटिक फील्ड ही, ठीक है। तो बेसिकली ये फील्ड क्या काम कर रही है, ये फील्ड आयरन पीस को मैग्नेटाइज कर रही है, राइट। तो इसलिए इसको हमने नाम दिया एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, पूरा नाम है इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो इसको बच्चों हम डिनोट करते हैं विद एच, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब है तो बच्चों आप समझ रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड ही है, बस हम एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में उसकी बात कर रहे हैं जब वो मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलरली किसी और मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रही है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो कि एनी मैग्नेटिक फील्ड in which a material is placed for magnetization। ठीक है बच्चों, इसको हमने बच्चों डिफाइन किया हुआ है एज H इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, तो आप एक तरह से समझ रहे हो हमने क्या किया, कि हमने जो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें से म्यू वाली टर्म हटा ली, है ना, क्योंकि म्यू वाली टर्म तो मटेरियल डिपेंडेंट होती है ना। तो ये एक टर्म है जो जिसका काम है मैग्नेटाइज करना। ठीक है, वो जिसको भी मैग्नेटाइज करेगी वहां जो फील्ड बनेगी उसको हम बी कहते हैं, नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? इसके बच्चों यूनिट्स देखो फटाफट क्या बन रहे हैं। क्या आप चेक करके बता सकते हो मुझे कि इसके यूनिट्स एम्पेयर पर मीटर बनते हैं? है ना, सबसे सिंपल तरीका क्या है चेक करने का, जैसे वो जो बी होता है, बी इज म्यू नॉट एन आई, है ना, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, तो ये आई अपॉन लेंथ टाइप्स बन गया ना। तो बच्चों ये फर्स्ट टर्म तो हमें ये बता रही थी कि जो फील्ड मैग्नेटाइज कर रही है उसकी इंटेंसिटी की बात कर रही थी। नेक्स्ट टर्म हम बनाएंगे कि जो मैग्नेटाइज हो गया मटेरियल, जैसे आयरन पीस है या कोई भी और पीस है, उसको समझने के लिए कि वो कितना मैग्नेटाइज हुआ है। तो उसके लिए हम टर्म बनाते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन।
इसको डिनोट करते हैं बच्चों हम विद द सिंबल आई। ठीक है बच्चों, तो फिर से बच्चों समझो, जो H था वो एक्सटर्नल फील्ड की प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटाइज कर रही है। I जो है वो प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटाइज हो रहा है मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बच्चों जो मटेरियल मैग्नेटाइज होगा उसकी मैग्नेटिक मोमेंट आएगी, इजंट इट? तो इसको हमने डिफाइन कर दिया एज I इज मैग्नेटिक मोमेंट पर वॉल्यूम, कि भाई जो भी हमारा मटेरियल है उसके पर यूनिट वॉल्यूम कितनी मैग्नेटिक मोमेंट है। यस, आई इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, अ, बच्चों इसको हम एक पर्टिकुलर केस के लिए अगर निकाल के देखें, जैसे एक बार मैग्नेट होता है। ठीक है, तो बार मैग्नेट को हम इस तरह समझते हैं ना कि इफेक्टिवली वो क्या होता है कि दो पोल्स होते हैं सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो अगर हमें इसकी इंटेंसिटी निकालनी हो, वो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम होगी। तो ये अप्रोक्सीमेटली हो गई। मैग्नेटिक मोमेंट क्यों आएगी? मैग्नेटिक फुल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ अपॉन जो वॉल्यूम है वो क्या बन जाएगा? एरिया इंटू 2L। तो ये बन गया एज होल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, फिर से बच्चों, ये क्या बता रही है हमें क्वांटिटी? कि कोई भी मटेरियल जो मैग्नेटाइज हो गया उसकी प्रॉपर्टी बता रही है। तो हमने इसको बना दिया एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और क्या डिफाइन किया है इसको? एज द मैग्नेटिक मोमेंट पर वॉल्यूम, कि जो हमारा मटेरियल है उसके पर यूनिट वॉल्यूम कितनी मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, बच्चा इसके यूनिट्स निकालो फटाफट। सो यू कैन सी कि इसके भी जो यूनिट्स हैं वो एम्पेयर पर मीटर ही हैं। ठीक है, एंड तीसरी बच्चों हम टर्म बनाते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी।
इसका बच्चों ये सिंबल होता है एक्स टाइप्स। ये बच्चों सिंपल रेशो है, ये जो ससेप्टेबिलिटी है, दिस इज द रेशो ऑफ आई अपॉन एच। ठीक है, तो एज यू कैन सी कि दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बच्चों ससेप्टेबल, ये जो ससेप्टेबल वर्ड है इसका क्या मीनिंग होता है? इट इज लाइक कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि एक मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो एक्सटर्नल फील्ड के हिसाब से जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा। इट हैज मोर कैपेसिटी टू गेट मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, मतलब वो उस फील्ड में जल्दी एडजस्ट कर लेगा। कैपेसिटी से भी बेटर वर्ड होगा बच्चों एडजस्ट करना। ठीक है, तो कितना मटेरियल एडजस्ट कर सकता है बच्चों? ये हम बार मैग्नेट की भी जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है डायपोल की तरह लिखते हैं ना, चार्ज की तरह। यहाँ पे बस चार्ज तो नहीं होता, हम एक तरह से पोल बोल देते हैं इसको, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं स्मॉल एम को। ये हमें और कहीं नहीं यूज करना पड़ता, बस इधर ही डेफिनेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट बच्चों प्रॉपर्टी है, ये तो पुरानी प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये वही पुराना म्यू है। तो म्यू जो होता है, अभी वाली जो हमने प्रॉपर्टीज लिखी हैं उनके हिसाब से अगर हम देखें तो म्यू क्या है, बी बाय एच, राइट। और हमें पता है कि एक म्यू आर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, वो क्या होता है, म्यू बाय म्यू नॉट। क्लियर सो फार बच्चों? अच्छा बच्चों, म्यू के यूनिट्स क्या होंगे? ये एम्पेयर मीटर इसी टाइप में ही बताओ। मतलब ट्वेल्थ वाले टर्म्स यूज करके, आई मीन।
तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस टर्म्स में लिखना चाहते हो। तो अगर तो हम बी को मैग्नेटिक टेस्ला में लिखेंगे, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर बन जाएगा। और अगर मैं इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये ओम सेकंड पर मीटर बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन बी एच आई, ये जो टर्म्स हैं। अब जैसे हम एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अगर एक कोई भी मटेरियल रख देते हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है। अब हम बच्चों जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखते थे, याद करो डाइलेक्ट्रिक में, जो इस मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड होएगी, ठीक है, मान लो एक्सटर्नल फील्ड जो है आपकी वो बी नॉट है। तो आपको ख्याल है हम ऐसे कहते हैं ना कि जो नेट होएगी वो एक तो बी एक्सटर्नल और बी इंड्यूस्ड, दोनों का रिजल्टेंट होएगी। करेक्ट। तो बी एक्सटर्नल इज नथिंग बट बी नॉट। बच्चों बी इंड्यूस्ड क्या होगा, ये बताओ। एक मिनट बच्चों। हाँ बच्चों, ये सोच सकते हो थोड़ा सा कि व्हाट विल बी इंड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ आई, सोचो।
तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई, और बी है आपका म्यू नॉट एच। तो दिस विल बिकम म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई। नहीं नहीं, आ, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि म्यू नॉट की जगह म्यू आना चाहिए। नहीं, वो भी मैं अगले स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि म्यू कहाँ पे इन्वॉल्व होता है। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम इसको अगर स्केलर फॉर्म में लिख दें तो ये आपका बन जाता है बी बाय एच। एच को इस साइड ले जाओ उसी तरफ, तो ये बन गया म्यू नॉट इंटू वन प्लस आई बाय एच। तो जो आपका म्यू रिलेटिव है ना बच्चों, मतलब जो मतलब म्यू रिलेटिव नहीं, म्यू है वो आपका ये क्वांटिटी लेफ्ट साइड, म्यू इज नेट बी अपॉन एच। समझ रहे हो? तो मतलब व्हाट यू गेट इज म्यू इज म्यू नॉट इंटू वन प्लस ससेप्टेबिलिटी, और इसको भी इधर डिवाइड कर दो तो यू गेट म्यू आर इज इक्वल टू वन प्लस ससेप्टेबिलिटी। मतलब हम इस रिलेशन के लिए पढ़ रहे थे ये प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। तो बच्चों एक ना बड़ा ध्यान रखना, ये ना आपको ख्याल होगा एक आध बार डिस्कशन में आया भी था कि ना ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड दो सेपरेट क्वांटिटीज हैं। आपको ख्याल है एक डिस्कशन में कहीं पे तो लिखा हुआ था फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया था। तो दीज आर टू सेपरेट क्वांटिटीज। ठीक है। ये वाला जो बच्चों पार्ट है, मतलब इसमें जो आएगा वो प्योरली फॉर्मूला बेस्ड आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं आ सकता। तो बच्चों अब क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन, जैसे अब आपको याद होगा कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ते हैं तो वहां पे भी हम इन्हीं लाइंस पे पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक्स वगैरह के बारे में, जब हम रिलेटिव परमिटिविटी बना देते हैं या फिर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बना देते हैं, राइट। और फिर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यूज के बेसिस पे मतलब मटेरियल्स को क्लासिफाई कर देते हैं एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, है ना। तो सिमिलरली अब यहाँ पे बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ द ससेप्टेबिलिटी, उसके हिसाब से म्यू की अलग अलग वैल्यूज होंगी। ठीक है। तो उसके हिसाब से हम अलग अलग मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है। तो ये बच्चों ब्रॉडली
तीन कैटेगराइजेशंस होती हैं मटेरियल्स की, जिनको हम एक एक करके समझेंगे। वन इज डायमैग्नेटिक, वन इज, ये टर्म्स थोड़ी सी फेमिलियर होंगी आपको, केमिस्ट्री में शायद सुनी होगी ना। वन इज पैरामैग्नेटिक एंड द थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक। ठीक है बच्चों, डायमैग्नेटिक बच्चों हम उन मटेरियल्स को कहते हैं जिनके लिए ये जो ससेप्टिबिलिटी है, इसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में लाई करती है। तो जो म्यू आर है वो आप देख सकते हो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और विच मीन्स कि जो म्यू होगा वो म्यू नॉट से कम होगा। ठीक है। पैरामैग्नेटिक होता है बच्चों जहां पे ये 0 से बड़ा होता है, ठीक है, बट जस्ट स्लाइटली बड़ा, ठीक है, बट इट इज मतलब वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1। तो इस कारण से म्यू आर जो है वो 1 से तो बड़ा होता है बच्चों, बट जस्ट बड़ा, ठीक है, इट इज जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन 1। और यहां से आप देख सकते हो कि जो म्यू है वो म्यू नॉट से बड़ा होगा। अगेन स्लाइटली। तो फेरोमैग्नेटिक होता है बच्चों जो तीसरा केस है, जहां पे ये टर्म ससेप्टिबिलिटी इज मच ग्रेटर देन 1, तो म्यू आर इज मच लार्जर देन 1, एंड देयरफॉर जो आपका म्यू है विच इज मच लार्जर देन म्यू नॉट। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हमने इनकी ही अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़नी है बेस्ड अपॉन दीज वैल्यूज। तो ये बच्चों पहले तो ये तो केमिस्ट्री में है ये पार्ट, बताइए टर्म सुनी हुई है आपने कभी, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक? ओके, तो बताओ डायमैग्नेटिक क्या होता है? तो इनकी खासियत बच्चों ये होती है कि दे गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है। पैरामैग्नेटिक जो होते हैं
they get weakly magnetized along the field. और फेरोमैग्नेटिक जो है they get strongly magnetized along the field. ठीक है बच्चों, अगर इसको समझना हो कि क्या हो रहा है, व्हाट दिस मीन्स इज कि मतलब जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि जैसे आपने अगर कि मान लो ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेट है, ये आपका डायामैग्नेट है, ठीक है। तो बताओ आपके डायामैग्नेट के पोल्स कैसे क्रिएट होंगे? इस तरह से हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। उसमें इस तरफ नॉर्थ और साउथ आ जाए। बच्चों एक सेकंड। हाँ बच्चों, तो वो एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो डायामैग्नेट में ऐसा हुआ, पैरामैग्नेट में वो उसी के अलोंग ही होता है। ठीक है, इसमें भी सेम, सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो गया। तो बिकॉज ऑफ दिस आप ये समझ सकते हो कि डायामैग्नेट की एक जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, जिससे हमें हर जगह समझ आएगा कि वो कैसा बिहेव करता है, वो एक्सटर्नल फील्ड को रिपेल करता है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं कि ये अट्रैक्ट करेगा, और अगला जो है वो
स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो इट विल बी समथिंग लाइक कि जैसे अगर आप एक्सटर्नल फील्ड के अंदर एक डायामैग्नेट को रखते हो, हाँ डायामैग्नेट वीकली रिपेल करता है। तो देर इज नथिंग लाइक स्ट्रांगली रिपेल, ठीक है, या रिपेल होता है या नहीं होता, या अट्रैक्ट ही होता है। अट्रैक्शन में दो केसेस होते हैं, वीक एंड स्ट्रांग। तो अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में बचो एक डायमैग्नेट को रखते हो, तो जो फील्ड लाइंस हैं वो कुछ, मतलब ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट केस रहता है। तो ये फील्ड लाइंस ऐसे हो जाती हैं, ठीक है। यही चीज को अगर हम यहां दिखाएंगे तो ये इस तरह दिखाते हैं हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली कितनी, बस ये कि ये अट्रैक्ट करेगा, और जो फेरो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब इस केस में बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस इसके थ्रू निकलेंगी। ठीक है बच्चों, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी ना, आ, आज आप एक बार जरूर मॉड्यूल से रीड करना। मतलब मतलब ये अब अलग अलग केसेस में आपको आप देखोगे तो बस करना यही है कि वो बस उससे दूर जाने चाहिए। मतलब कि एक में दूर, एक में स्ट्रांगली अट्रैक्ट, एक में मतलब एक में वीकली अट्रैक्ट, एक में स्ट्रांगली अट्रैक्ट, इस तरह से। अच्छा बच्चों, केमिस्ट्री से मुझे बताओ कि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। यस, तो इसमें देर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या इसको ऐसे भी कहते हैं कि रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स जीरो, राइट। अच्छा, इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं, कॉपर,
सिल्वर, गोल्ड, वाटर। ठीक है। ठीक है, आई एम वेरी श्योर आपको और भी पता होंगे केमिस्ट्री से। अच्छा, ये ना डायामैग्नेटिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है कि अप टू सम एक्सटेंट इट इज प्रेजेंट इन ऑल सब्सटेंसेस। ठीक है, मतलब बहुत वीकली, ऐसा नहीं कि अब ये नहीं कहोगे कि फिर तो सारी डायमैग्नेटिज्म हो गए। बस थोड़ी थोड़ी सब में होती है। ठीक है। और इनका बच्चों एक स्पेशल केस होता है जिसको हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। तो बच्चों, नाम से ऐसा लगता है ना सुपर कंडक्टर्स, मतलब कि एज इफ कि ये वही हैं जो कंडक्ट करते हैं बहुत ज्यादा, है ना, कि जिनकी रेजिस्टेंस जीरो है। ठीक है, तो उनकी रेजिस्टेंस तो जीरो होती ही होती है। यहाँ पे उनकी ये भी खासियत होती है बच्चों कि उनकी ससेप्टेबिलिटी इज एग्जैक्टली -1। ठीक है, तो मतलब जो इसका लिमिटिंग केस है, जब ससेप्टेबिलिटी -1 हो जाती है एग्जैक्टली, तो उसको हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, जो फिनोमिना होता है जिस कारण से मतलब हम कहते हैं कि ये बिहेवियर आया, दैट इज माइसनर इफेक्ट। तो बच्चों ये ना आपको थोड़े से मतलब इस पे ये डाउट्स आएंगे कि समथिंग लाइक कि सारे सब्सटेंसेस में कैसे है, या फिर उसकी रेंज कैसे है कि भाई या तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या नॉट पेयर्ड है। तो ऐसा कैसे है कि वो जीरो से -1 सारे केसेस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये बच्चों पेयर्ड अनपेयर्ड तो ना उसकी बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है। ठीक है, मतलब जो उसका एग्जैक्ट वो है रीजन उस पर तो हम जा ही नहीं सकते। हम बहुत ही मतलब ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं सारी प्रॉपर्टीज की। तो इसमें बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड हैं तो रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होती। तो बेसिकली क्या होता है कि जो एटम्स हैं उनकी मैग्नेटिक मोमेंट है। तो जब आप एक्सटर्नल फील्ड में अप्लाई करते हो, बिल्कुल बच्चों डाइलेक्ट्रिक की तरह, कि जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो
अलाइन हो जाते हैं। याद है बच्चों, ऐसा ही होता था ना उसमें। इसके कुछ एग्जांपल्स। पैरामैग्नेटिक के बच्चों, कोई एग्जांपल्स यू नो फ्रॉम केमिस्ट्री। वैसे तो वो सारे हो ही गए जिनमें अनपेयर्ड है ना। एक ऑक्सीजन होता है अलग से। ठीक है, बाकी तो अनपेयर्ड तो नहीं, बोरॉन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। नहीं, जिस कन्वर्ल रिकॉर्डिंग ही देख लेना, वो बेटर रहेगा। ओके। तो बच्चों, ये जो मैग्नेट्स होते हैं, इनमें जो रीजन होता है, ठीक है, इनकी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, दैट रीजन इज अ न्यू टर्म नोन एज मैग्नेटिक डोमेन्स। ठीक है, ये डोमेन्स होते क्या हैं ब्रॉडली, इसको एग्जैक्टली तो हम समझ नहीं सकते, वो मतलब क्वांटम फिजिक्स से समझ आता है। इसका ब्रॉडली मीनिंग ये होता है कि दीज आर स्मॉल वॉल्यूम्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स। तो व्हाट हैपेंस इज, वेरी वेरी ब्रॉडली, तो व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, ये जो डोमेन्स होती हैं वो अलाइन भी हो जाती हैं एंड साइज में बड़ी भी हो जाती हैं। ठीक है, तो मतलब आपको आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कि एक्सटर्नल फील्ड में रखा है तो उनका क्या बिहेवियर होगा, ये आ सकता है।
उनमें कॉज क्या है उनकी प्रॉपर्टीज का, ये आ सकता है। तो मतलब फेरोमैग्नेट में आपको याद रखना है कि जो रीजन है वो डोमेन्स है, एंड नॉट सिंपल ये पेयरिंग अनपेयरिंग नहीं है। ठीक है। तो बच्चों एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है फेरोमैग्नेट्स की, कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उससे जो ये डोमेन स्ट्रक्चर है ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है। वेरी वेरी ब्रॉडली वी कैन अंडरस्टैंड, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी रैंडमनेस बढ़ेगी, तो उतना एक डोमेन बनना मुश्किल होता जाता है। तो मतलब जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं बच्चों, ये फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो जाती है। ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये डोमेन्स खत्म हो जाते हैं, और जो फेरोमैग्नेट है इट कन्वर्ट्स टू पैरामैग्नेट। ठीक है। कि मतलब अगर जब आप सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर कर दोगे तो डोमेन्स टूट जाते हैं, और वो जो फेरोमैग्नेट है वो सिंपल पैरामैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। और और बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, कि ये जो फिनोमिना है ना, दिस इज अ वन वे फिनोमिना, दिस इज नॉट रिवर्सिबल। जैसे हम नॉर्मली तो ऐसे कह देते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बॉडी एक्सपैंड हो जाएगी, टेम्परेचर कम कर दिया तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो आपका फेरोमैग्नेट जो है वो पैरामैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट उल्टा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि आप पैरामैग्नेट का टेम्परेचर कम करते जाओगे तो वो फेरोमैग्नेट में कन्वर्ट कर जाएगा। राइट। और ये जो बच्चों टेम्परेचर होता है जिसपे कि ऐसा होता है, इसको हम कहते हैं एज क्यूरी टेम्परेचर। हम्म। सम ऑफ यू आर अनलकी जिनको ये क्वेश्चन आया था। राइट। बट ऐसे मत सोचो, मतलब सी इट्स ऑल रिलेटिव।
और जो पैरामैग्नेटिक फेज होता है उसमें ससेप्टेबिलिटी इज गिवन बाय टेम्परेचर बाय दिस रिलेशन। वैसे इसको यहाँ नहीं लिखना चाहिए, चलो जहां भी लिख लो। अ, हाँ बच्चों, यहाँ तक आ गया समझ? ओके। बच्चों लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज सी? सी इज कांस्टेंट। मतलब हर मटेरियल के लिए अलग होता है, ठीक है। तो लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज बच्चों हिस्टेरिसिस कर्व। ये जो लास्ट पार्ट है उसको हिस्टेरिसिस कर्व कहते हैं। ठीक है। अ, अब बच्चों क्या होता है, अगेन माइंड में वही रखते हुए कि हम कैसे एक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। उसी को अगर हम फर्दर सोचें तो अगर हम उस मटेरियल को ऑपोजिट फील्ड में रख दें, मान लो वो एक बार मैग्नेटाइज हो गया, फिर हम उसको ऑपोजिट फील्ड में रख दें तो वो डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट वी डू इज वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन y एक्सिस पे b एंड x एक्सिस पे h, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से सोचो ये ग्राफ क्या बताएगा कि जब आपने कुछ फील्ड अप्लाई की, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई की, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड आई उस मटेरियल के अंदर, राइट। तो तो बच्चों हम एक मतलब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, मान लो जीरो से। तो बच्चों क्या होता है कि जब हम फर्स्ट टाइम एक मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं, ठीक है, हमने एच अप्लाई किया, तो वो मटेरियल कुछ ऐसा पाथ फॉलो करते हुए ऐसे मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये बेसिकली एक तरीके से एक सैचुरेशन आ जाती है, ठीक है। बताओ क्यों? ऑब्वियसली उस मटेरियल की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, डोमेन है, डाइपोल है, जो भी है, उस कारण से उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है जिस तक वो मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो मैग्नेटाइज होता ही रहेगा। तो बच्चों ये तो फर्स्ट टाइम है, ठीक है। मेन बात है समझने वाली उसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब बच्चों मान लो कि आपने एच को हटाना
शुरू कर दिया। ठीक है, तो सोच के ऐसा लगता है कि जब आप एच को कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होनी चाहिए, बट ये ऐसा नहीं होता कि जब आप एच को खत्म करोगे तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा बच्चों। मतलब ये नहीं होगा कि आपने जब एच को खत्म किया तो आपका मटेरियल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाएगी। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? नहीं, दिस इज नेट बी। मतलब जो हम बाय एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं वो नेट बी है। तो ये क्यों रह जाती है कि कुछ ना कुछ, भाई मतलब जैसे अगर आपने एक बार फील्ड अप्लाई की तो डोमेन्स अलाइन हुए या डाइपोल्स अलाइन हुए, तो अगर आपने फील्ड हटा भी दी तो डाइपोल वैसे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि भाई नहीं मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली खत्म हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें उसको उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों बहुत ध्यान से एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स को देखो। राइट नाउ जो एक्स इंटरसेप्ट है वो क्या शो कर रहा है कि आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी सो दैट अब मटेरियल के अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल खत्म हो जाए। राइट, एंड अब अगर आप चाहते हो कि आपका मटेरियल ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो, तो बच्चों आपको और ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो फिर वही चलेगा। अगर आप उसको अब दोबारा डीमैग्नेटाइज करते हो तो वो ऐसे पास कर जाता है, और अगर आप स्टिल जीरो करना चाहते हो तो इस तरह से ऐसे। तो ये बच्चों इस तरीके की कर्व बनती है। ठीक है, तो ये जो ब्लू कर्व है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एज हिस्टेरिसिस कर्व। वाइट तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम की होती है जब बिल्कुल आपके पास फ्रेश मटेरियल है। उसके बाद जो कर्व बनती है बार बार एक मटेरियल को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने पे, उसको हम कहते हैं एज हिस्टेरिसिस कर्व। ठीक है जी, तो अब बच्चों यहाँ जो फिनोमेना इन्वॉल्व है ना, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ये हमेशा याद रहेगा। फिर देखो, ये फिनोमेना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे सोचो कि आपने फर्स्ट टाइम एक बिल्कुल फ्रेश चैप्टर एक बार रीड किया। ठीक है, आपने एक बुक को पढ़ा और फिर आपने बुक बंद कर दी। ठीक, तो जब तक तो बुक आपके सामने खुली हुई है तब तक तो आप पढ़ ही पा रहे हो कि उस बुक में क्या लिखा है। अब आपने बुक बंद कर दी। ठीक है, अब जब आपने बुक बंद कर दी तो भी आप कुछ ना कुछ तो याद रहेगा आपको, है ना? वो चीज
बताओ यहां पे कैसे डिपिक्ट हो रही है? वाई एक्सिस पे, कि जब आपने एक्सटर्नल फील्ड खत्म कर दी, ये बच्चों देखो जो मैंने रेड से दिखाया, तो भी उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड रह गई, राइट? तो ये बच्चों नाम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हमने प्रॉपर्टी भी ऐसी रखी है, इसको हम कहते हैं रिटेंटिविटी, कि इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कितना रिटेन करने की टेंडेंसी है। ठीक है, कि भाई आपने मैग्नेटिक फील्ड खत्म भी कर दी, तो भी इस मटेरियल के अंदर कितनी प्रॉपर्टी रह जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं रिटेंटिविटी। अब बच्चों वही बुक वाला एग्जांपल, मान लो मैं चाहूं कि यार आपको तो बिल्कुल नहीं, कोई एक अक्षर भी याद नहीं रहना चाहिए उस बुक का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मे भी मुझे आपको मूवी दिखानी पड़ेगी, कुछ खिलाना पड़ेगा, कुछ नेट चलवाना पड़ेगा, ताकि आपको कुछ याद ही ना रहे उसका, राइट? तो बिल्कुल वैसे ही यहां पे हो रहा है कि अगर मैं चाहता हूं कि नहीं भाई कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहनी ही नहीं चाहिए, तो मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करनी पड़ रही है। वो शो हो रहा है बच्चों इससे, ये जो एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एज कोएर्सिविटी, कि हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल खत्म हो जाए। क्या बच्चों ये बात समझ आई? तो बच्चों अब इन दो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हम कहां पे कौन सी प्रॉपर्टी को कम चाहेंगे, कौन सी को ज्यादा चाहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा एक पहले यहां पे ये लिख लो बच्चों, कि ये जो एरिया अंडर कर्व बन रहा है ना, ये जो ब्लू कर्व है, ये शो करता है कि एक कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन में आपने कितनी एनर्जी लूज कर दी। ठीक है, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के लिए इन दोनों प्रॉपर्टीज को कैसे चाहेंगे। जैसे बच्चों मान लो परमानेंट मैग्नेट है, उसके लिए आप ये प्रॉपर्टीज किस तरह से चाहोगे? तो आप ऑब्वियसली चाहोगे कि उसकी रिटेंटिविटी ज्यादा हो। आप ऑब्वियसली ये भी चाहोगे कि उसकी कोएर्सिविटी भी ज्यादा हो। क्यों?
मतलब ऑब्वियसली आप चाहोगे कि ऐसा नहीं कि आपने उसको बाई चांस थोड़ी सी भी कोई एक्सटर्नल ऑपोजिट फील्ड में रख दिया, कि जैसे मान लो अर्थ की फील्ड ही है जो ऑपोजिट हो गई, तो हम ये थोड़ी चाहेंगे कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, है ना। एंड ऑब्वियसली हम उसका म्यू भी हाई चाहेंगे, ताकि उसमें ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। यहां ना बच्चों हमने एक पर्टिकुलर केस याद रखना है कि परमानेंट मैग्नेट के लिए वी प्रेफर स्टील। ठीक है, मतलब जो इसका कंपैरिजन होता है, स्टील का कंपैरिजन होता है सॉफ्ट आयरन के साथ। ठीक है, तो क्या होता है कि सॉफ्ट आयरन जो होता है, उसकी रिटेंटिविटी तो ज्यादा होती है स्टील से। लेकिन जो उसकी कोएर्सिविटी होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसलिए वी प्रेफर सॉफ्ट आयरन, सॉरी स्टील। ओके, अब मुझे बताओ बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट की कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसका म्यू तो हाई होना चाहिए, है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तो बनाना ही चाहेंगे। व्हाट अबाउट रिटेंटिविटी। इट शुड बी लो, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए तो हम ये चाहते हैं कि भाई जब हम करंट पास करें तो वो मैग्नेटाइज हो जाए, राइट। बट हम ये थोड़ी चाहते हैं कि जब करंट खत्म हो जाए वो तो भी मैग्नेट बना रहे। हम तो ये चाहेंगे कि जब करंट खत्म हो गया तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाए। ओके, तो सॉफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए हम जनरली यहाँ पे सॉफ्ट आयरन चूज करते हैं। अच्छा बच्चों, इन जनरल हम क्या चाहेंगे कि जो कर्व है वो कैसा हो किसी मटेरियल का, किसी भी एप्लीकेशन के लिए।
हम कर्व नैरो चाहेंगे, है ना, ताकि एनर्जी लॉस आपका कम से कम हो। ओके, तो बच्चों दैट्स इट इन दिस चैप्टर। ठीक है, इसका बच्चों आज ही प्लीज ये नोट्स को रिवाइज कर लेना, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बार ये जो प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ लेना मॉड्यूल से। आपको बस वो एग्जांपल से दिख जाएंगे कि कहाँ पे मतलब डायमैग्नेट के साथ क्या हो रहा है, पैरामैग्नेट के साथ क्या हो रहा है। और वो जो एक्सरसाइजेज हैं, मेरे ख्याल से कौन कौन से पार्ट्स थे, ए बी पार्ट्स थे। ए तो कर लिया था हमने, बी भी कर लिया था इनफैक्ट। सी डी पार्ट, सी डी ई, ये करना है। ओके, बच्चों मेरे पास एक क्वेश्चन अच्छा है, दो क्वेश्चंस हैं इनफैक्ट। एक, आपके मुझे डाउट आ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोएर्सिविटी क्या होनी चाहिए। तो बच्चों एक बात समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोएर्सिविटी हम क्या चाहेंगे बच्चों, बताओ। बताओ बच्चों। तो बच्चों क्या होता है, एक बात समझो, हम ना इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में बहुत ज्यादा कोएर्सिविटी की बात नहीं करते। उसका रीजन क्या है, हम कैसे यूज कर रहे हैं उसको, कि बस हम तो करंट पास करते हैं और वो मैग्नेट बन जाए। हमारी एप्लीकेशन तो ये है ना। हमें ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भाई कितनी ऑपोजिट फील्ड अप्लाई करें कि उसकी फील्ड जीरो, मटेरियल की क्यों, हमने फील्ड जीरो करवा के क्या करना है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट की एप्लीकेशन तो वहां पे है ना जहां पे वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करे। उसकी इस बात की तो कोई एप्लीकेशन नहीं है ना कि भाई हाँ जी वो फील्ड जीरो भी हो उसमें। ये बात समझ रहे हो बच्चों। तो इसलिए कोएर्सिविटी डज नॉट मेक मच सेंस इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, एक डाउट और था कि ये बच्चों थोड़ा सा एम्बिगुअस लगता है ना पढ़ने में, देखो कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि परमानेंट मैग्नेट में स्टील यूज करो क्योंकि सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी तो ज्यादा है। मतलब परमानेंट मैग्नेट में तो हमने ये लिखा। फिर हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन को ही चूज कर लो क्योंकि और वहां पे हमें लो म्यू चाहिए होता है, वहां पे लो रिटेंटिविटी चाहिए होती है ना। इसका कुछ सोच सकते हो क्या होता होगा।
इसका रीजन भी वही है बेसिकली, जिसमें अभी आपको समझा रहा था कि म्यू ज्यादा होता है सॉफ्ट आयरन का बहुत। ठीक है ना? तो मतलब वंस अगेन, इलेक्ट्रोमैग्नेट में प्रायोरिटी क्या है हमारी, कि भाई जब करंट पास कर दिया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई कर दे वो, है ना? अगर करंट हटाने पे थोड़ी बहुत फील्ड रह जाए या ना रहे, हमारे को फर्क नहीं पड़ रहा उसका, क्योंकि हम यूज तो उसको तभी कर रहे हैं ना जब हमने करंट पास किया हुआ है। तो आर प्रायोरिटी इज हाई म्यू रादर देन लो रिटेंटिविटी, राइट? तो इसलिए वी यूज दिस। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तो आपने बच्चों नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज 01 का सी डी ई पार्ट करना है, और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम डिलीटेड पोर्शन करेंगे वेव ऑप्टिक्स वाला। ओके, चलो ठीक है बच्चों। ओके, बाय।